हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, हम इस चैनल के ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। उसी के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टडी आपको किस तरीके से करनी चाहिए। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको स्मार्ट स्टडी का सहारा क्यों लेना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्मार्ट स्टडी का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जिस प्रकार से आज का कंपटीशन आप देख रहे हैं, उसमें स्मार्ट स्टडी ही वो तरीका है जिससे करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पुराने प्रकार की जो पढ़ाई होती थी वो आज के समय में वर्थ नहीं है, क्योंकि पहले कोई भी थ्योरी की बुक लेके या एक बुक लेके हम एक भी नोट्स लेके पढ़ाई करके सिलेक्शन ले जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो कंपटीशन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें हमें स्मार्ट स्टडी का सहारा लेना हो। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने हाई कंपटीशन, यानी कि हमें स्मार्ट स्टडी का सहारा क्यों लेना है और हाई कंपटीशन किस तरीके से बढ़ा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि कंपटीशन किस तरीके से बढ़ गया है। आप हर एग्जाम की आप कट ऑफ देखिए कितनी ज़्यादा हाई जा रही है। उसका रीज़न यही है कि जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हो गया है। वर्तमान में गला काट कंपटीशन स्टूडेंट्स के बीच में है और इसी वजह से जो एग्जाम है उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। इस कंपटीशन को बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है वो ऑनलाइन एजुकेशन ने किया है। ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आए हैं एजुकेशन के अंदर, क्योंकि आज हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो घर बैठ के कहीं से भी बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सकता है, जिसके द्वारा वो पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद वो कंपटीशन के अंदर बैठ रहा है, तो सीधी सी बात है वो कंपटीशन को पढ़ाएगा ही। इसीलिए जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है एग्जाम की। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी अपना सिलेक्शन ले पाएँ और उस कंपटीशन के दौर में अलग होकर सेलेक्ट जो बंदे होते हैं उनकी लिस्ट में हमारा नाम हो। तो उसके लिए हमें सहारा लेना हुआ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने यहाँ पे स्मार्ट स्टडी के 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जिनके अंदर आप करके अपना सिलेक्शन है वो शॉर्ट ले सकते हैं। पहली बार के अंदर आप किसी भी कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड के लिए है, लेकिन यदि आप किसी भी कंपटीशन अदर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये 5 पॉइंट आपके सेम रहेंगे और इस पढ़ाई का आप सहारा लेके, स्ट्रिक का आप सहारा लेके सिलेक्शन ले सकते हैं। पहला पॉइंट पे हम बात करेंगे आपके सामने कि PYQs का विश्लेषण, यानी कि जो पुराने पेपर हैं उनका विश्लेषण आपको करना होगा। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे अधिगम की। तीसरे पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस यानी अभ्यास की। चौथे पे हम बात करेंगे 100% सिलेबस के। 5वें नंबर पे हम चर्चा की बात करेंगे, यानी कि डिस्कशन की क्या रोल होता है स्मार्ट स्टडी में। तो जब भी हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, ये हमारे जो सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल करेगी। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं PYQs का विश्लेषण, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनका हमें ढंग से विश्लेषण करना है, क्वेश्चन का विश्लेषण करना है। PYQs मैं इतना क्यों कंसिडर करता हूँ, आप मेरे हर वीडियो के अंदर देखते होंगे। तो मैं इसको इसलिए विश्लेषण करता हूँ कि हमारे देश का जो भी एग्जाम होता है, बड़े से बड़ा एग्जाम, यानी कि आप UPSC का एग्जाम देख लीजिए, SSC के एग्जाम देख लीजिए, उनके जितने भी टॉपर्स होते हैं आप उसके इंटरव्यू भी दिया आप सुनेंगे। जो भी सेलेक्ट होने वाला बंदा है उनके अंदर आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे। आप अभी भी जाके यूट्यूब के अंदर सर्च करके देख सकते हैं किसी भी टॉपर का इंटरव्यू। तो उसके अंदर जब आप उनसे स्टडी पूछते हैं बच्चे की, सर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारी स्टडी क्या होनी चाहिए, तो पहला जो पॉइंट आता है या उनकी स्टडीज के अंदर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन यानी विश्लेषण के बारे में, एनालिसिस के बारे में पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। अब इतनी क्या अहमियत है PYQs के विश्लेषण की, या फिर हमें यदि करना है तो किस तरीके से हमें PYQs का विश्लेषण करना होगा। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमें जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न के बारे में पता चल जाता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, या फिर इस जो संस्था है जो कि हमारा एग्जाम करा रही है, इस एग्जाम के अंदर उसका पैटर्न क्या रहता है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, उनका विश्लेषण हमें ढंग से करना चाहिए। अब बात आती है कि हम सुनते भी हैं और हम देखते भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसका ठीक प्रकार से एनालिसिस करना हमें पता नहीं है कि हम एनालिसिस करें तो किस प्रकार से करें। तो अब वो एनालिसिस करना किस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको PYQs का जब भी विश्लेषण आप करने जाओगे तो आपको सबसे पहले प्रश्नों का प्रकार देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं आपको, यानी क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, या सत्य कथन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले साल के पेपर के अंदर। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस चीज़ का आपको एनालिसिस करना है। दूसरा, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखने जाओगे तो आप प्रश्नों की आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा कि प्रश्न किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या सीधे थ्योरी से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। ये चीज़ आपको वहाँ पे देखनी होगी, प्रश्नों का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तीसरा, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, प्रश्नों का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं क्यों ज़्यादा गौर दे रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि हम जब RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है, और ये सेम 3 चीज़ें पूछी जाती है नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या धारणा बन जाती है कि हमें नीट लेवल की तैयारी करनी है, जो कि बहुत बड़ा एक गलत कदम आपका हो सकता है, क्योंकि नीट के अंदर एक फिक्स सिलेबस है। 11-12 की बुक से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। NCERT की फिक्स बुक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए वहाँ के जो वो जो कंपटीशन है उसके अंदर बच्चे
100 आउट ऑफ 100 नंबर भी लेके आ रहे हैं, यानी 720 में से 700 मार्क्स भी बच्चे लेके आ रहे हैं। लेकिन हम जब आरपीएससी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ से हमें डायरेक्ट जॉब मिल रही है, और यहाँ पे जो हम तैयारी कर रहे हैं इसके अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन भी एडेड है, ठीक है। तो ये अब जो ग्रेजुएशन का पोर्शन यहाँ पे एडेड है वो क्या करेगा, वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के पोर्शन की यानी सिलेबस की कोई भी एंडिंग नहीं है, एक फिक्स कोई सिलेबस नहीं होता ग्रेजुएशन का, वहाँ से कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, जब हम इसके अंदर देखते हैं कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार से आता है, तो हम दूसरी गलती क्या करते हैं कि हमने मान के चलिए कोई टॉपिक उठा लिया, बाई चांस हमने माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक उठा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पढ़ा, हम क्या करते हैं उस टॉपिक के अंदर घुसते हुए चले जाते हैं। यदि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं किया, टेंथ से हमें पता नहीं है लेवल क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार से आता है, तो हम उस क्वेश्चंस के अंदर घुसते हुए चले जाएंगे, उस टॉपिक के अंदर घुसते हुए चले जाएंगे, और हम उस पर पीएचडी तक करने लग जाते हैं। हम 11 प्लस की बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अलग पढ़ेंगे, आरबीएससी के बुक्स बता दें तो वो अलग पढ़ेंगे, सीवीएच अलग पढ़ेंगे, आरबीटी अलग पढ़ेंगे, नेट की अलग लाएंगे, इस कोचिंग के नोट्स लाएंगे, उस कोचिंग के नोट्स लाएंगे, मतलब सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे एक जगह, और उस पूरी एनर्जी को कहाँ लगा देंगे, उस माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक में लगा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जाओगे तो वहाँ से पूछा क्या जाएगा, कोशिका का शक्तिग्रह क्या है। अब आपने कर लिया उसके अंदर पीएचडी, आपने सारी एनर्जी उसके अंदर लगा दी, और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया कोशिका का शक्तिग्रह क्या है। अब वो आपको भी आता है, और आपके साथ जितने कंपटीटर बैठे थे उन सबको आता है, तो आपने वहाँ पे अलग क्या कर लिया, आपने उस पर एनर्जी लगा कर उस एनर्जी को वेस्ट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें प्रश्नों के लेवल का पता लग जाएगा कि हमें प्रश्नों के लेवल का पता लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल है, क्या हमें इस टॉपिक के अंदर नीट लेवल तक घुसने की जरूरत है, या फिर हम इसे ऊपर से भी करके तैयारी कर सकते हैं, या इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आप जब करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको कब पता लगेगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ठीक प्रकार से ढंग से विश्लेषण करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप ठीक प्रकार से एनालिसिस करिए, और करने के बाद जब आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से स्ट्रेटजी में जमाइए कि किस क्वेश्चन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे सामने ये बुक रखी है, ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 से लेके मैंने 2022 वाला एग्जाम दिया है, तो ये 2011 से लेके 2018 तक जितने भी एग्जाम हुए थे उन सारे एग्जाम की ये फोटोकॉपी है विद आंसर की। ऐसी ही पीडीएफ मैंने तैयार करी है 2011 से लेके और 2022 की जो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ राष्ट्र, उस तक के आंसर की सहित मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है। उसको मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप चैनल को जरूर वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद वहाँ से पहले पेपर से उठाइए, ठीक है। पहले पेपर से आप देखेंगे 2011 के पेपर को आप उठाइए, उठाने के बाद वहाँ से टॉपिक वाइज आप छांटिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। इस तरीके से आपको 2011 देखना है, 13 देखना है, 16 देखना है, 18 देखना है, 22 देखना है। 5 साल के पेपर हुए, इन सबको आप एनालिसिस करिए, आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, उसको आप उस हिसाब से फिर आप प्रिपरेशन करिए, तो आपको एक पूरा रोड मैप बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर का एनालिसिस करना है। मैं 2-3 स्टूडेंट्स हैं मेरे टच में जिनको मैं पर्सनली गाइडेंस दे रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, ठीक है। उनसे जब मेरी बात होती है, उनसे जब मैं रिव्यू लेता हूँ इस चीज़ का, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर जा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। पीवाई की उसकी अहमियत क्या है वो आपको जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है, वही तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और ये टॉपर्स का भी यही फॉर्मूला होता है, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू जाके देख लीजिए यूट्यूब पर। तो पीवाई की उसका आपको विश्लेषण करना है, प्रीवियस क्वेश्चन का ढंग से विश्लेषण करना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है? यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, बीएड के अंदर आप साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी कंपटीशन आपने दिया है बीएड से, रीट के पात्रता अगर आपने लिया तो आपको पता है अधिगम क्या होता है। अधिगम हमें करना है, किसी चीज़ का रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, चीज़ों को हमें समझना होगा। समझी हुई चीज़ हम आसानी से ध्यान रख पाते हैं, लेकिन यदि हमने किसी चीज़ को रटा है तो हम बोलने के पूरे चांस है। इसके अलावा यदि कोई हमें ऐसा क्लोज ऑप्शन वहाँ पे मिल गया तो हम सीधे कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा वो क्वेश्चन गलत होना तय है या फिर मुझसे छूट गया। हमें चीज़ों को समझना है जिससे कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, हम आसानी से उस चीज़ को समझ पाए। हालांकि जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं या अदर जो स्टूडेंट है उनके अंदर ये भ्रांति बनी हुई है कि बायोलॉजी तो रटने की सब्जेक्ट है, हम इसे रट लेंगे, रट के पास कर लेंगे, इसको रट के इसमें नंबर आ जाएंगे। तो बायोलॉजी भी सर समझने की सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप रट के पास कर सकते हो, इसको रटना नहीं होता। बायो के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमा ना तो आपके सारे रट्टाफिकेशन धरे रह जाएंगे और सारे काम आपके खराब हो सकते हैं। तो चीज़ों को हमें समझना होगा, बजाय इसके कि हम उसे रट के जा रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ केमिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। आपने थ्योरी पढ़ ली, अपने प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस कर लिया, ढंग से आपने सारी मैटर तैयार कर लिया, लेकिन आपने क्वेश्चन का अभ्यास नहीं किया। आपको ये तो पता है कि आपकी कॉपी के अंदर किस पेज के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, इतना भयंकर तरीके से आपने चीज़ों को तैयार कर लिया, कॉपी को 3 बार पढ़ के फेंक दिया कि आपको ये तक पता है कि इस पेज के अंदर इस लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन जब आप क्वेश्चन के अंदर आए, एमसीक्यू प्रकार का क्वेश्चन आया और उस पेपर के ऊपर 4 लाइन लिखी हुई थी, वहीं से क्वेश्चन आ गया और चारों क्लोज ऑप्शन मिल गए। और आपको ये नहीं पता कि यहाँ से मुझे किस तरीके से याद करना है, क्योंकि आपने वो जो पढ़ा था वो 1 लाइन के अंदर पढ़ी थी चीज़ें, लेकिन उसी से ऊपर नीचे से 4 ऑप्शन आपके सामने चमक रहे हैं उसी पेज से।
तो आपको क्या दिखेगा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन था, लेकिन है कौन सा ये मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ आप कब दूर होगी, ये परेशानी के कब दूर होगी, जब आप अभ्यास करेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, या कोई अदर बुक है वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, जैसे यूथ पब्लिकेशन के बुक आते हैं उससे प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने से आपको एमसीक्यू को डील करना आ जाएगा, किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो क्लोज ऑप्शन रहता है उनको किस तरीके से काटा जाता है। एक मैं बाद में आपको ये पेपर पास आ जाएगा, मैं आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका ही बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट पेपर सॉल्व नहीं करना होता, ऑप्शन काट के पहुंचना होता है और सही ऑप्शन तक। ठीक है, तो अभ्यास आप जरूर करिए, ये चीज़ आप कंसिडर करिए। यानी कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, सबसे पहले उस टॉपिक के पीवाईक्यूज देखिए कि कहाँ किस कौन से क्वेश्चन क्या मैं पीवाईक्यूज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप पीवाईक्यूज कर पा रहे हैं फिर कोई अदर बुक की तरफ आप जाइए। ठीक है, अभ्यास पे भी आपको ध्यान देना है। चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, 100% सिलेबस। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको थोड़ी सी मजाकिया लग सकती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए यही आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं पूरा कर जाऊँगा, मैं फिजिक्स भी पूरी कर लूँगा, मैं केमिस्ट्री पूरी कर लूँगा, मैं बायो भी पूरी कर लूँगा। 0 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक जाना चाहते हैं। तो देखिए सर, कंपटीशन के अंदर आप बैठते हैं तो कंपटीशन की आप कट ऑफ देखेंगे जो मैक्स से मैक्स कट ऑफ जाती है वो 75% कट ऑफ जाती है किसी भी कंपटीशन की। ठीक है, हमारे सेकंड ग्रेड के जो पेपर होता है तो उसकी 40 से 45% कट ऑफ जाया करती थी पिछले एग्जाम के अंदर, गई है इतनी। इस बार 50% कट ऑफ गई है जनरल की। ठीक है, 500 नंबर का एग्जाम होता है, उस पर 250 नंबर कट ऑफ गई है। यानी कि पहली बार इतिहास के अंदर 2011 से एग्जाम होगा, 2022 के अंदर 250 नंबर कट ऑफ गई है सेकंड ग्रेड एग्जाम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब 50% मार्क्स हमें लाने तो हम 100% सिलेबस क्यों करें। और 100% सिलेबस कोई बंदा कर भी नहीं सकता, साइंस का कोई बंदा नहीं कर सकता, चाहे उसे फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आ रही है, बायोलॉजी आती है, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो उसकी मैं कह नहीं सकता क्योंकि 100% सिलेबस कर सके। लेकिन जो नॉर्मल हम जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 100% सिलेबस नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए, ऐसे रिस्क भी हमें नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि 100% सिलेबस करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप 100% नंबर नहीं ला सकते। और कंपटीशन के अंदर अगर आप 100% मार्क्स ले भी आओगे तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, जांच करके मैं क्या। ठीक है, तो 100% सिलेबस में नहीं करना है, हमें जो स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी में क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने भी होंगे। अब ये आपको चूज करना है कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ने और कौन से टॉपिक आपको करने हैं। जैसे मैंने फिजिक्स को कंप्लीटली छोड़ दिया था, अब आपको ये अपने ऊपर डिसाइड करना है कि केमिस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसे टॉपिक्स हैं। बायो के आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, मैं आपसे कहता हूँ आप बायो के स्टूडेंट है तो बायो का एक भी टॉपिक का एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको 100% करना है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप ले लीजिए, ऑर्गेनिक के अंदर ले लीजिए, इनऑर्गेनिक आप कंप्लीट कर लीजिए। फिजिकल के अंदर 1-2 यूनिट ऐसे हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन करोगे। अब ये चीज़ आपको पता कैसे लगेगी, कौन सी चीज़ें मुझे छोड़नी है, कौन सी चीज़ें मुझे 100% करनी है। तो ये चीज़ आपको पता लगेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण करोगे, एनालाइसिस। वहाँ से आपको ये तक पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी टॉपिक आपने उठा लिया, उस टॉपिक से आपने देखा कि 2011 से लेकर 2022 तक 10 साल के अंदर सिर्फ हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो टॉपिक आपके समझ में भी नहीं आ रहा, एनर्जी भी आपकी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ आप उसको टॉपिक को छोड़ना ही बेहतर समझें, आप उसे छोड़ सकते हैं। इसके बजाय आप क्या करेंगे, जो एनर्जी उस टॉपिक पर लगाए थे उस एनर्जी को आप दूसरे टॉपिक्स के अंदर लगाइए, उसको 100% आप तैयार करिए। ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यही एक हिस्सा है स्मार्ट स्टडी का। तो आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको चूज करनी है कौन कौन से टॉपिक की मैं करूँगा, और उस पर आपको 100% एनर्जी लगा देनी है, बजाय जो टॉपिक्स आपके नहीं हो रहे या आपसे नहीं आ रहे हैं उन पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे उसकी वजह। ठीक है, तो ये आपको पता कहाँ से चलेगा, पीवाईक्यूज के जब आप विश्लेषण करोगे आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाए। लास्ट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिस्कशन यानी चर्चा। अब चर्चा आपको करनी किसके साथ है, आप देखिएगा जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपके साथ कोई स्टूडेंट है जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे अब जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, किसकी BSc BEd हुई है वो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने लग गया, क्योंकि रेट का भी कोई पता भी नहीं है, और उससे पहले पात्रता परीक्षा हुई, उसके बाद रेट मेंस का एग्जाम होने वाला है। और नई गवर्नमेंट आते ही कह नहीं सकते वो इस चीज़ को चेंज कर दें और फिर से दोबारा वही परीक्षा हो जाए जो पहले हुआ करती थी। तो रेट का किसी को कोई पता नहीं है, इसलिए सबको सामने सेकंड ग्रेड की भर्ती दिख रही है, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनके सामने फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है। तो जो बंदा आज आपके साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, हो सकता है रेट की भर्ती आने के बाद वो आपके साथ रहेगी ना, वो सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहा हो, और कर रहा हो तो फिर वो कॉमन कर रहा हो, यानी रेट की भी करेगा, सेकंड ग्रेड की भी करेगा। तो ये चीज़ आपको चूज करनी है कि आपको चर्चा डिस्कशन किसके साथ करनी है। इस चीज़ का फायदा नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई आपका दोस्त है, वो कर रहा है रेट की तैयारी, ये कॉमन कोई तैयारी कर रहा है, उसके साथ आपने डिस्कशन करना स्टार्ट किया। अब आपने कोई टॉपिक था उसको आप तैयार करके, वो भी वही टॉपिक पढ़ रहा है, उसको आपने कोई क्वेश्चन रखा उसके सामने, अब उसने उस टॉपिक का आंसर नहीं बता पाया या कोई भी आंसर उसने नहीं बताया, आप क्या सोचोगे कि मुझे तो सारा टॉपिक आ गया, मेरा सारा टॉपिक के लिए भले ही आपने कोई बेसिक सा क्वेश्चन उससे पूछा है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि ये तो मुझे आता है, इसको नहीं आता, यानी कि मुझे आता है। सुपीरियर आप बन जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ समझिए क्या हुआ कि आप किसी ऐसे बंदे से मिलें जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, और आपकी तरह ही मतलब लेवल आप दोनों का बराबर है, और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन वो ढंग से कर रहा है, केवल सेकंड ग्रेड कर रहा है। उसके सामने आपने क्वेश्चन रखा और उस क्वेश्चन का उसने आंसर तो दिया, साथ ही साथ 2 नई चीज़ें और बता दी आपके लिए।
तो कितना बेनिफिट हुआ आपके लिए कि आपको जो क्वेश्चन आपने पूछा वो तो बता ही दिया उसने, साथ साथ 2 नई चीज़ें भी बता दी। अब आपका दिमाग क्या सोचेगा, यार इसका मतलब ये कहीं और से पढ़ रहा है, तो आपको 2 नई चीज़ें पता चल गई। अब आप घर आके उस टॉपिक को फिर से तैयार करोगे और 2 जगह और जाके उस टॉपिक को देखोगे कि यार मैं भी कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ। सेम चीज़ होगी उसके साथ। उसको उसने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको नहीं आया तो वो तो बता ही देगा, लेकिन आपने आंसर बता दिया तो 2 नई बात आप उससे बता दो। तो ये जब डिस्कशन चलता है किसी टॉपिक के अंदर, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता लगती है और हम भी सामने वाले को नई चीज़ें बता के चलते हैं। तो ऐसे आपको डिस्कशन करना है, जो भी आपका सेकंड ईयर का साथी है, सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है, और यदि आप आपस में ग्रुप बना लीजिएगा, आप तैयारी करिए। मेरे पास 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। यदि आप वो चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आपको मिल जाएगा 8949073931। इस पर आप टेलीग्राम में मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे बात, तो पर्सनली आप पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक, तो आपको डिस्कशन करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है। आप ध्यान रखिए, दोबारा रिवाइज करिए। पहला आपको PYQ का ढंग से विश्लेषण करना है, दूसरा आपको चीज़ों को समझ के नहीं अधिगम करना है चीज़ों का, तीसरा आपको प्रैक्टिस करना है, चौथा आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होंगी, और लास्ट में आपको डिस्कशन करना है। इसके बाद धीरे धीरे मैं आपको और भी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा तैयारी के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा अपनी तैयारी में, और फिर आप देखिए आपकी तैयारी के अंदर क्या क्या चीज़ें जाता है। 1 महीने के बाद आप देखिएगा आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरीके से आपको वीडियोज़ और मिलती रहें, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कोई बढ़िया कमेंट करें, या फिर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप बताएं। कोई भी आपका पर्सनल डाउट है वो आप मुझे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।